महोदय, केंद्र सरकार के कार्यालयों में अब ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कमी नहीं है जो हिंदी भलीभांति न जानते हों। फिर भी वे अभी तक अपना सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही कर रहे हैं। कार्यालयों में पर्याप्त रूप से देवनागरी लिपि वाली यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऐसा संदर्भ साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जो हिंदी में टिप्पणियां लिखने या हिंदी में ही पत्राचार करने में सहायता कर सकता है। समय समय पर जारी हुए सरकारी आदेशों के अनुसार भी यह अपेक्षित है कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों का अधिकांश कामकाज हिंदी में हो। बावजूद इसके कार्यालयों में अब भी सर्वत्र अंग्रेजीमय वातावरण ही दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषी हैं, वे भी हिंदी में काम करने का साहस नहीं जुटा पाते। उनके मन में सदा यह डर बना रहता है कि या तो उन्हें हिंदी का इतना ज्ञान नहीं है कि वे उसके आधार पर अपना सरकारी कामकाज कुशलता से हिंदी में कर पाएंगे या फिर हिंदी लिखने में शायद अशुद्धियाँ हो जाएंगी। इसी कारण से संकोचवश वे हिंदी में काम शुरू करने में हिचकिचाते हैं। इसी संकोच को मिटाने के लिए हिंदी कार्यशालाओं की आवश्यकता महसूस हुई है। सन 1969 में पहली बार ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करने का निश्चय किया गया। प्रारंभिक वर्षों में ये कार्यशालाएं कुछ ही मंत्रालयों तथा कार्यालयों में आयोजित हो पाईं। आज स्थिति यह है कि हिंदी कार्यशालाएं देश भर में केंद्र सरकार के कार्यालयों में ही नहीं अपितु सभी सरकारी उपक्रमों, निकायों, बैंकों आदि में हो रही है, परंतु इनका स्वरूप सब जगह एक जैसा नहीं है और इनके वांछित परिणाम भी एक समान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदी कार्यशालाओं का कर्म आरंभ हुए पद्धति अनेक वर्ष हो चुके हैं, तब भी आयोजक इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं कि कार्यशालाओं को किस प्रकार रुचिकर, प्रभावी तथा सफल बनाया जाए। कार्यशालाओं का क्या स्वरूप हो, उसकी कितनी अवधि हो, किन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनका संचालन किस रूप में किया जाए आदि आदि समीक्षित पुस्तक में इसी सामग्री यथेष्ट रूप से प्रस्तुत की गई है, जो न केवल कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालती है अपितु इनके सफल आयोजन के तौर तरीकों के बारे में भी मार्गदर्शन करती है, इन्हें सार्थक बनाती है। महोदय, कार्यशालाओं का आरंभ कब और कैसे हुआ? इस योजना का क्या उद्देश्य था? इस पर प्रकाश डालने के साथ साथ पुस्तक में इन बातों की भी चर्चा की गई है कि कार्यशालाएं कब और कहां आयोजित की जानी चाहिए। कुछ कार्यशालाएं किसी रूप में आयोजित
की जा रही हैं, इसका विवरण भी दिया गया है ताकि अन्य कार्यालय हानि लाभों से परिचित हो सकें। इस पुस्तक में अधिकारियों के लिए हिंदी डिक्टेशन कार्यशाला, डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, वैज्ञानिकों के लिए तकनीकी हिंदी कार्यशाला, हिंदी क्रमिक विकास कार्यशाला, हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मूल्यांकनकर्ताओं की कार्यशाला, राजभाषा सेमिनार, राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा कार्यशाला प्रशिक्षण, संस्थानों के लिए संकाय सदस्यों की कार्यशाला, भारतीय राजदूतावासों में हिंदी कार्यशाला आदि आदि से संबंधित कई अभिनव सुझाव दिए गए हैं। कार्यशालाओं के आयोजकों के समक्ष एक मुख्य समस्या यह रहती है कि अभ्यास कराने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाए। इस पुस्तक में उस आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न विषयों की भरपूर सामग्री देकर की गई है। अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ पत्राचार के रूप में शब्दावली आदि देने के साथ साथ वर्तनी संबंधी भूलों को सुधारने की सामग्री भी दी गई है। विभिन्न कार्यालयों का अथवा एक ही कार्यालय के अलग अलग अनुभागों का कामकाज एक दूसरे से भिन्न प्रकृति का होता है, अतः उनके सभी अधिकारियों कर्मचारियों को एक जैसे विषयों की टिप्पणियाँ या पत्र लिखने का अभ्यास कराना उपयोगी नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रतिभागियों को अपनी इच्छा अनुसार विषय चुनकर उनके काम में संबंधित टिप्पणियाँ या पत्र आदि मौलिक रूप से हिंदी में लिखने को कहा जाए, अर्थात उन्हें मुक्त लेखन के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रकार का प्रयोग अनेक कार्यालयों तथा उपक्रमों में किया जा चुका है और इस प्रकार के मुक्त लेखन के दौरान कर्मचारियों ने स्वतः जिस प्रकार की टिप्पणियाँ लिखी हैं उनके प्रत्यक्ष उदाहरण इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के प्रयोग से यह बात उल्लेखनीय है कि कई प्रतिभागियों ने इस प्रकार का हिंदी लेखन पहली बार ही किया था और उनमें से अनेक व्यक्ति अहिंदी भाषी थे। सरकारी कर्मचारी अधिकाधिक काम मूल रूप से हिंदी में करने की हो और इसके लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की गई हैं।